अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में है। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स हम शील्डिंग इफ़ेक्ट को तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। आप देख चुके हैं कि शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। हमने ये कहा था कि जो शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है बेसिकली ये जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो उसके बारे में होता है, और इससे मुराद ये होता है कि जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर उसमें कमी का बायस बनते हैं, उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी जो इफ़ेक्टिविटी है उसमें कमी आ जाती है, और जो वो चार्ज बाकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगाता है न्यूक्लियस उसको उसका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। डियर इसी से आगे जो है वो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है इस प्रोसेस को हम समझते हैं। इसको समझने के लिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है। डायग्राम को अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ पर एक एटम है, और एटम जो है उसका ये आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। एटम का जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द आपको शेल्स नज़र आ रहे हैं। शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल जो है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो लास्ट शेल है उसमें हमने 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है जो कि एक सोडियम के एटम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है डायग्राम जो है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर गौर से अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर जो न्यूक्लियस की गिरफ्त है वो कमज़ोर है, क्योंकि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको इसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो आमतौर पर बहुत कम इस्तेमाल होगी। तो ये जो एनर्जी होती है जो आमतौर पर यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है जब भी कोई जो है वो बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम का, जब हम एटम को दूसरे एटम से अलग कर देते हैं तो ऐसे एटम को हम आइसोलेटेड गैसियस एटम कहते हैं। जब आप उसके वैलेंस शेल में से डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की जो गिरफ्त है वो न्यूक्लियस के साथ मौजूद है, उसके साथ अट्रैक्शन मौजूद है, चाहे वो ज़्यादा है या कम है, आपको इस अट्रैक्शन को डियर स्टूडेंट क्या करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है, जिसके लिए आपको बाहर से जो है वो एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ती है। जब आप एनर्जी लगाएंगे तो आप इस अट्रैक्शन को, फोर्स को ख़त्म करेंगे, और फिर आप इस काबिल होंगे कि आप ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर सकें, बाहर निकाल लें। अब ये जितनी एनर्जी डियर स्टूडेंट आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जो कि न्यूक्लियस के साथ जो है वो बॉन्डेड था, उस न्यूक्लियस ने उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ था, न्यूक्लियस ने उसे, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी आप एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं उस एनर्जी को डियर स्टूडेंट आमतौर पर आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। इसकी वजह आयनाइजेशन इस वजह से है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को डियर स्टूडेंट रिमूव करते हैं तो फिर वो जो एटम है वो न्यूट्रल नहीं रहता, उसके ऊपर आमतौर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी वो आयन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी होती है बेसिकली इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही रही है, साथ ये उस एटम को आयन में तब्दील कर रही, आयन में चेंज कर रही है। इस वजह से इस एनर्जी को हम आमतौर पर आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन का मतलब भी होता है कि किसी एटम को आयन में तब्दील कर देना या किसी भी चीज के आयंस बना देना, इसको आयनाइजेशन कहा जाता है। यहां पर डियर स्टूडेंट हम जिस चीज के आयंस बना रहे हैं वो एटम है। एटम इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, हम उसके लिए एनर्जी लगा रहे हैं, और इस वजह से वो एटम न्यूट्रल नहीं रहेगा, अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वजह से वो आयन बन जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन भी डियर स्टूडेंट्स यही है। अब जरा डेफिनेशन को समझते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मोस्ट लूजली बॉन्डेड है एटम के साथ, क्योंकि दरमियान में शील्डिंग इफेक्ट मौजूद है। मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये होता है
कि एटम के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अपने शेल्स के अंदर मौजूद हैं, कोई एक्साइटेड नहीं है, कोई अपने शेल को छोड़ के दूसरी जगह नहीं गया है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी असल हालत में मौजूद है, ग्राउंड स्टेट में मौजूद है। और इस वक्त जब हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो बाहर वाले शेल में मौजूद है, जितनी एनर्जी डियर स्टूडेंट्स हम लगाएंगे उसको आमतौर पर आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको होपफुली इसका कंसेप्ट आ गया होगा। आगे यहाँ पर जो है वो साथ एक डायग्राम भी साथ साथ मैंने आपको दिखाई है, उसको भी जरा चेक कर लीजिएगा, तो उसमें भी आपको जरा एनिमेशन उसमें नजर आ जाएगा कि किस तरह जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी के जरिए हम एटम को आयन में तब्दील करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसके लिए यूनिट कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आमतौर पर तो आपने एक ही यूनिट के बारे में सुन रखा होगा कि वो यूनिट है किलो जॉल पर मोल, जो है उसको हम यूज करते हैं किसी भी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी को शो करने के लिए। लेकिन डियर स्टूडेंट, एक साथ और यूनिट भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। ये भी आप एनर्जी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किलो जॉल से बड़ा यूनिट है या छोटा यूनिट है। तो इसका अंदाजा आप ये लगा लें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसमें 96.5 किलो जॉल जो है वो पर मोल एनर्जी होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा बड़ा यूनिट है किलो जॉल पर मोल की निस्बत। तो ये आप इससे जो है वो आइडिया लगा सकते हैं। अब अगली बात है डियर स्टूडेंट्स जो आपसे पूछी जाती है वो ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कितनी तरह की हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, आयनाइजेशन एनर्जी की 3 टाइप्स होती हैं। और 3 टाइप्स में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आती है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आती है। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है उसको हम I1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को हम I2 से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी को हम I3 से आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ये आपके पास एक एटम है, उस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सोडियम है। तो आपने एक इलेक्ट्रॉन जब निकालना है तो इसके लिए जितनी एनर्जी आप लगाएंगे डियर स्टूडेंट, उसको हम कहेंगे ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी एटम जो है, न्यूट्रल एटम जो है, उसके वैलेंस शेल में से पहला इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, एक एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब जैसे सोडियम है, सोडियम के शेल में से अगर हम ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसका जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी जो आपको चाहिए होगी वो 495.8 किलो जॉल पर मोल चाहिए होगी। अब अगर हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो फिर आपका जो है वो इन नीचे शेल में आप चले जाएंगे यहाँ पर सोडियम की सूरत में, और आप जो है वो यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करेंगे। जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट रिमूव करेंगे तो आपको पता है कि पहले वो जो एटम है वो पहले ही एक इलेक्ट्रॉन खारिज करने के बाद पॉजिटिव आयन बन चुका है। तो जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट निकालते हैं तो फिर वो जो एटम है वो उस वक्त एटम नहीं होता, वो पॉजिटिव आयन बन चुका होता है। पॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो बहुत मुश्किल है डियर स्टूडेंट। ज्यादा एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। उसकी वजह डियर स्टूडेंट आपको मालूम होनी चाहिए कि जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस वक्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, न्यूट्रल होता है एटम। लेकिन जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त प्रोटॉन्स जो हैं वो डेफिनेटली उनकी तादाद जो है वो अब बराबर नहीं रहती इलेक्ट्रॉन्स के, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। जब प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं तो वो ज्यादा प्रोटॉन्स क्या करते हैं, ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ अटैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनसे सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना ज्यादा मुश्किल होता है, ज्यादा एनर्जी उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो बरकैफ जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो आमतौर पर रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसकी डेफिनेशन भी यही है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड मोनो पॉजिटिव आयन। इसलिए कह रहे हैं कि उसके ऊपर पहले ही पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, अब उसमें से आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इस वजह से उसको हम मोनो पॉजिटिव आयन कहेंगे। मिसाल के तौर पर सोडियम देखें, मोनो पॉजिटिव आयन है, इसमें से अगर आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसके लिए जो एनर्जी आपको चाहिए होगी, आप देखें वो ज्यादा, बहुत कहीं ज्यादा हो गई है, और वो है 4565 किलो जॉल पर मोल। ये बहुत ज्यादा एनर्जी। मैंने कहा सेकंड इलेक्ट्रॉन को डियर स्टूडेंट जो है वो रिमूव करना मुश्किल है। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि सर थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम यहां से रिमूव करेंगे तो वो तो, और ये तो आपने सर सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है ये वाला, अगर आप यहां से ये थर्ड भी रिमूव कर देते हैं तो ये तो फिर एनर्जी और कहीं ज्यादा हो जाएगी। यस, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स मजीद कम हो गए और प्रोटॉन्स जो है वो
अपनी जगह पे उसी तरह इंटैक्ट हैं, तो जब ज़्यादा प्रोटॉन्स हो जाएंगे तो वो और कम इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ क्या कर लेंगे डियर स्टूडेंट, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना और मुश्किल हो जाता है डियर स्टूडेंट। तो इस वजह से जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है I3 होती है, वो किसी भी एटम के लिए बहुत ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा होती है। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी डियर स्टूडेंट क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड। अब इसको हम पॉजिटिव मोनो पॉजिटिव नहीं कहेंगे, हम इसको डाई पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये पहले ही रिमूव कर चुका है, इस वजह से 2 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। तो इसमें से अब आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम अब कहेंगे कि ये अब डाई पॉजिटिव आयन है, इसमें से आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी डियर स्टूडेंट, उसको हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। याद रखिएगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डाई पॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है। जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो मोनो पॉजिटिव, जिसके ऊपर +1 चार्ज होता है, उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है। और जो फर्स्ट एनर्जी है वो न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब सोडियम की जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है डियर स्टूडेंट वो है 916 किलो जूल पर मोल। तो ये देख लें 45 से भी ऑलमोस्ट जो है वो कितनी ज्यादा हो गई है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम कम करते जाएंगे, उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स उसमें इजाफा होता जाता है। ये तो आपको आइडिया हो गया कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। फर्स्ट पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है, और तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी डियर स्टूडेंट्स वो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के, ये भी शार्ट क्वेश्चन पूछ लेता होता है कि पीरियड के अंदर ट्रेंड क्या है, ग्रुप के अंदर जो है वो ट्रेंड क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का। डियर स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि पीरियड जो है ये लेफ्ट टू राइट होता है। लेफ्ट टू राइट आपको पता है जो साइज होता है एटम का वो आमतौर पर कम होता है। जब साइज कम होता है तो छोटे साइज में से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो बहुत मुश्किल होता जाता है। यानी ये साइज बड़ा है, यहाँ न्यूक्लियस और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्योंकि ज्यादा है, लिहाजा इसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट, क्योंकि वो डिस्टेंस कम है हमारे पास है, इसलिए यहां से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसी तरह ये डिस्टेंस और डिक्रीज हो गया है, तो यहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो और मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और इसी तरह ये स्मॉलर साइज है, तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालेंगे तो और उसके लिए जो है वो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसका मतलब साइज जब डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में आमतौर पर इजाफा होता है। तो ट्रेंड इसका यही लिखेंगे, इन इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। मिसाल के तौर पर लिथियम अगर 520 किलो जूल पर मोल है तो देख लें सोडियम बेरिलियम की ज्यादा है 899 है, और आगे बोरोन है, और उसके बाद जो हमारे पास कार्बन है जिसकी 1086 किलो जूल पर मोल। तो ये एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब आपसे वो पूछेगा बढ़ने की वजह क्या, तो मैंने आपको जैसा एक आइडिया दिया है कि इसके बढ़ने की वजह न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इसका एटॉमिक नंबर लिथियम का अगर 3 है तो आगे 4 है, 5 है, 6 है। फिर नंबर 2 इलेक्ट्रॉन एडेड इन द सेम शेल, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं शील्डिंग इफेक्ट में। तो पीरियड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें शेल्स में इजाफा नहीं होता। यहां भी सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, यहां भी सेकंड में, यहां भी सेकंड में, और यहां भी सेकंड में। और शील्डिंग इफेक्ट आपको पता है कोई नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि शेल्स नहीं चेंज हो रहे, और साइज इसी वजह से डिक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है आमतौर पर इसमें इजाफा होता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप के अंदर डियर स्टूडेंट। तो ग्रुप जो है उसके अंदर क्योंकि टॉप टू बॉटम जो है वो साइज बढ़ रहा है, तो अब इसका जो है वो लॉजिक आपको समझ आ जाएगा कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट वो क्योंकि बढ़ता है, इस वजह से जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम होती है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वहां से रिमूव करना आमतौर पर डियर स्टूडेंट ईजी हो जाता है। तो इस वजह से जो ग्रुप होता है उसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है उसमें टॉप टू बॉटम कमी आती है। तो इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये ट्रेंड है। आगे वो आपसे पूछेगा इसकी रीजंस क्या हैं, तो रीजंस यही है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ऊपर से नीचे भी एटॉमिक नंबर्स बढ़ते हैं एलिमेंट्स के, लेकिन साइज क्योंकि इंक्रीज हो रहा है इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो रही है। शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो गिरफ्त कमजोर हो रही है न्यूक्लियस की, और शेल जो है वो जाहिर बात है बढ़ रहे हैं हर पीरियड में। अगर ये 2 शेल्स वाला पीरियड है तो ये 3 शेल्स वाला पीरियड है,
ये 4 शेल वाला पीरियड है। हर शेल, हर नीचे ऊपर से नीचे हर मेंबर जो है सक्सेसिव मेंबर, उसका साइज बड़ा हो रहा है, उसकी वजह शेल्स का बढ़ना है। शील्डिंग इफेक्ट जिसकी वजह से कम होता है, शील्डिंग इफेक्ट कम हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो कम होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को वहां से रिमूव कराना जो है वो काफी इजी होता है और उसके लिए कम एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो ये है डियर स्टूडेंट जो ग्रुप के अंदर आमतौर पर इस आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है। तो होपफुली अब आपको ये आइडिया हो गया होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी जो आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है। 3 तरह की आयनाइजेशन एनर्जी है। फर्स्ट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, सेकंड जो होती है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए होती है, और थर्ड आयनाइजेशन जो है वो थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए होती है। ट्रेंड्स में हमने देखा कि पीरियड के अंदर साइज कम होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, जबकि ग्रुप के अंदर जो है वो साइज क्योंकि बढ़ता है तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी आमतौर पर उसमें कमी आती है। तो ये है आयनाइजेशन एनर्जी का ओवरऑल कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। होपफुली आपने इसके बारे में जो है अंडरस्टैंडिंग ले ली होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसके अंदर आमतौर पर जो है वो क्या जो है वो ट्रेंड्स वगैरह देखे गए पीरियोडिक टेबल में। ये क्वेश्चन कई दफ़ा 100 से भी ज़्यादा टाइम जो है वो बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन, और आपने इसको डेफिनेशन इसकी याद करनी है, इसके यूनिट्स याद करने हैं, इसकी टाइप्स आयनाइजेशन एनर्जी की याद करनी है, फिर इसके ट्रेंड्स याद करने हैं, और पीरियड में ट्रेंड है, ग्रुप में ट्रेंड है, और साथ जो उसकी रीजंस आपको दी हुई हैं, काजेस जो दिए हुए हैं उन ट्रेंड्स के, वो भी आपने जो है वो हाईलाइट करने हैं। तो फिर आपके इंशाल्लाह जो है फुल मार्क्स